वंदे मातरम नेटवर्क 10 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। दिल्ली के लाल किले पर 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और सेना के जवानों को नमन करते हुए 2047 तक विकसित भारत का संकल्प दोहराया। उन्होंने तकनीक, नवाचार और उद्यमशीलता पर विशेष जोर दिया और देश के युवाओं का आह्वान किया कि वे नए आइडियाज के साथ आगे आएं। और इस मौके पर पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र, जीएसटी रिफॉर्म और मेड इन इंडिया चिप के पहलू को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि देश किसान, युवा, महिलाओं और उद्यमियों के हितों के लिए आगे नहीं झुकेगा और पिछड़े, वंचित और कमजोर वर्ग के हितों के लिए कदम उठाता रहेगा। उन्होंने नई पीढ़ी से बुलंद और विकसित भारत को बनाने के लिए सहयोग देने का आह्वान भी किया। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ नितिन खरे जी जुड़ गए हैं, कवि हैं। हमारे साथ इसरो के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एसवी शर्मा जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संतपाल राघव जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर उमेश चंद्र यादव जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। और क्योंकि देखिए देशभक्ति का आज दिन है, इसलिए चेतन जी आपसे शुरुआत करते हुए अगर इसी मौके पर दो बोल हो जाएं। जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, वंदे मातरम। जी जी जी। जैसा कि भारती जी, आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई और पूरे देशवासियों को नेटवर्क 10 की तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। और आज उत्सव का दिन है, आज महोत्सव का दिन है, देश की आजादी का जश्न का दिन है। तो सबसे पहले मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से इस देश के तिरंगे को जो पीछे लहरा रहा है, इसको मैं सैल्यूट करता हूं। 4 पंक्तियों से आप सबका भी स्नेह और आशीर्वाद चाहता हूं। सुनिएगा कि 3 रंगों से बना जो राष्ट्रध्वज हमारा, ये एक एक रंग कहे इसकी बयानी है। 3 रंगों से बना जो राष्ट्रध्वज हमारा, ये एक एक रंग कहे इसकी बयानी है। रंग हरा गहरा जो इसका बना आधार, लिए उर्वर भूमि की खुशबू सुहानी है। मध्य श्वेत वर्ण नीली धर्म चक्र तीलियां, मध्य श्वेत वर्ण नीली धर्म चक्र तीलियां, कहे सत्य शांति सद्भाव की बयानी है। चूमता गगन को रंग भगवा जो केसरी है, अपने अदम में शौर्य शक्ति की निशानी है, अपने अदम में शौर्य शक्ति की निशानी है। और इस देश को स्वतंत्र कराने में न केवल पुरुषों ने अपितु हमारी मातृ शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। तब मैं आज जब कार्यक्रम का संचालन भी हमारी भारती बघेल जी कर रही हैं स्टूडियो से, तब मैं 4 पंक्तियों में मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूं। सुनिएगा कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना। देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति रक्त की रवानी याद रखना। पन्नाधाय पद्मिनी और हारा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की निशानी याद रखना। नायडू, चेन्नम्मा, दुर्गा वीर, झलकारी जैसी बेटियों की सदा ही निशानी याद रखना। और रणभूमि बीच जो फिरंगियों का काल बनी, सिंहनी समान झांसी रानी याद रखना, सिंहनी समान झांसी रानी याद रखना। और जो कार्यक्रम की आज की थीम है कि 2047 तक विकसित भारत की जो संकल्पना है वो कैसे पूरी होगी, उसके लिए मैं कुछ एक पंक्तियां भारती जी निवेदन करता हूं। सुनिएगा, पहुंचे। और युवाओं से खासतौर पर आज जब देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी युवाओं से निवेदन किया कि वह आगे आए, देश की प्रगति के लिए अपना योगदान दें, तब मैं ये पंक्तियां निवेदन करता हूं। क्या है युवा शक्ति? कि युवा चलते जिधर इस राह में दिनमान चलता है, युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, उन्हीं के शौर्य से भारत का गौरव गान चलता है। युवा ही देश की ताकत, युवा ही देश की ताकत, चुनौती दुश्मनों को है। युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है। और मैं कहता हूं कि इस धरती को दुनिया भर में सबसे अधिक महान लिखूंगा। क्या है ये भारत माता? केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। इस धरती को दुनिया भर में सबसे अधिक महान लिखूंगा। मरते दम तक इसकी गौरव गाथा वाले गान लिखूंगा। इस धरती को दुनिया भर में सबसे अधिक महान लिखूंगा। मरते दम तक इसकी गौरव गाथा वाले गान लिखूंगा। एक शब्द में अगर वीरता की परिभाषा लिखनी हो, कलम उठाकर कागज में मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। कलम उठाकर कागज में मैं केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। और 2037 तक विकास की जो परिकल्पना है विकसित भारत की, वो कैसे पूर्ण होगी?
कि भूखे के पेट निवाला हो, भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले, भूखे के पेट निवाला हो, सबको समुचित परिधान मिले, हर गांव गली खुशहाली हो, विद्या का सबको ज्ञान मिले, रहने को घर संपूर्ण चिकित्सा, न्याय रहे सबकी जद में, न्याय रहे सबकी जद में, रहने को घर संपूर्ण चिकित्सा, न्याय रहे सबकी जद में, 2047 तक हमको विकसित हिंदुस्तान मिले, 2047 तक हमको विकसित हिंदुस्तान मिले। और यह हिंदुस्तान कैसा होगा? वह हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज होगा, क्योंकि हम लोग हर उत्तर का प्रत्युत्तर देना सीख लेंगे। और अभी भी हमने सीख लिया। पिछले दिनों पहलगाम में घटना हुई, उसका उत्तर हमने सिंदूर से देना सीखा। तब मैं कहता हूं कि सही वक्त पर चोट करेंगे, सही वक्त पर चोट करेंगे, भूलो नहीं तमाशा में। दुनिया के दादाओं को कहता हूं कि सही वक्त पर चोट करेंगे, भूलो नहीं तमाशा में। श्वेत कबूतर नहीं उड़ेंगे, रहो नहीं इस आशा में। और दुनिया भर के दादाओं को उत्तर वैसा ही देंगे। हमने जीना सीख लिया है इजराइल की भाषा में, हमने जीना सीख लिया है इजराइल की भाषा में। और भारत माँ के और अंतिम दो छंद कहकर मैं बाकी वक्ताओं के लिए समय व्यतीत करता हूं कि भारत माँ के हर दुश्मन की हम अर्थी तैयार करेंगे, भारत माँ के हर दुश्मन की हम अर्थी तैयार करेंगे। आतंकवाद की आंख नोच ले वो धरती तैयार करेंगे। पहलगाम पुलवामा रक्षित कर पीओ के लेंगे हम, साथ लड़ेंगे सैनिक बनकर, वो भर्ती तैयार करेंगे, साथ लड़ेंगे सैनिक बनकर। और जब हमें अधिकार मिलते हैं भारती जी, तो अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी मिलते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे युवा अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, अधिकारों के लिए बात करते हैं, सरकार को दोष देते हैं। लेकिन आज उत्सव का दिन है, तब मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि अधिकारों के लिए लड़ो, अधिकारों के लिए लड़ो, पर कर्तव्यों को मत भूलो, अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो। राष्ट्रभक्ति एक बड़ा नशा है। हमारे पास सेना के विशेषज्ञ भी यहाँ पर स्टूडियो में हैं, तब कहता हूँ अधिकारों के लिए लड़ो पर कर्तव्यों को मत भूलो। राष्ट्रभक्ति एक बड़ा नशा है और नशे में मत भूलो। सुनो देश की नई कोपलो, सुनो देश की नई कोपलो, तुम ही देश के गौरव हो। राष्ट्रवाद के सिवा दूसरे वादों में तुम मत छूलो, राष्ट्रवाद के सिवा दूसरे वादों में तुम मत छूलो। देखिए जैसी आपकी लाइनें हैं, उन लाइनों से ये लग रहा है सुनकर कि वाकई में नया भारत है ये। एसवी जी आपके पास आते हुए, देखिए किसी के झंडे पर चांद है और हमारा चंदा जो है वो चंदे पर हमारा झंडा है। तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, आप इस सफलता को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि शुभांशु शुक्ला का जिक्र भी आज पीएम मोदी ने किया था। Good morning, good afternoon for 140 crore viewers through network 10. इधे बहुत खुशी का बात है कि मैंने ये डिबेट में भाग रहा हूँ। ये 2047 का ये क्या मामला प्राइम मिनिस्टर ने निकला है, उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का प्लानिंग होना का जरूरत है। आपने याद होगा 1998 में पोखरान का बॉम्ब ब्लास्ट कब हुआ, पूरा से पूरा हमें टेक्नोलॉजी का डिनाई हुआ है और हमने स्टार्ट इसरो में और स्पेस और एरोस्पेस में फ्रॉम द स्क्रैच वी हैव स्टार्टेड। हमने ये पूरा से पूरा PSLV बनाया, GSLV बनाया और GSLV Mark 2 बनाया और हम गगनयान के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा हमने 2008 में हमने चंद्रयान का यान किया और पहले ही बार हमने वहाँ, इसके पहले भी चंद्रयान हुआ था, परंतु इंडिया ने पहले बार वहाँ पानी का शोधन किया और बोला चंद्रमा में पानी है। और उसके बाद 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन हुआ और इसके पहले अमेरिका ने 5 टाइम ट्राई करके 6 टाइम और सक्सेसफुल, एंड रशिया 4 टाइम से सक्सेस ट्राई करके 5th टाइम ही सक्सेस हुआ। हमने इंडिया से पहले ही बार में 2014 में मंगलयान किया और इसका रिकॉर्ड किया। ये ऐसा है कि हम पूरा से पूरा स्टार्टिंग स्क्रैच से किया, हमारा ही टेक्नोलॉजी, और सिर्फ 400 करोड़ में हमने ये प्रोग्राम किया। ये बहुत बढ़िया हमारा अचीवमेंट है। और आपने सुना होगा ये चंद्रयान 3 का लैंडिंग साउथ पोल में किया पहले बार, और पूरा कोई पहले इसके पहले वो साउथ पोल में नहीं गया था। हमने इंडिया और इसरो की तरफ से साउथ पोल में लैंडिंग किया। हम गगनयान का
पूरा तैयारी कर रहे हैं और सुभांशु शुक्ला को हम सक्सेसफुली ISS को भेजा। 2019 में 4 एस्ट्रोनॉट्स को हमने एम्प्लॉय किया और उसको पूरा ट्रेनिंग किया इंडिया में, बेंगलुरु में और रशिया में और नासा में, और उनको ISS भेजा गया। 18 डेज उनका पूरा ट्रेनिंग हुआ और उसका एक्सपीरियंस 100% एक्सपीरियंस हमने ले लिया और हर एक क्षण का उनका मॉनिटरिंग करते रहा और एक्सपेरिमेंट भी करके गगनयान 2026 और 2027 में गगनयान भी करेंगे। 2047 का ये मामला क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने ठीक बताया। ये टेक्नोलॉजी, टेक्निकल और सेंसिटिव एक्टिविटीज उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वार क्या होता है, ये मन में होता है। अब तो ज्यादा टेक्नोलॉजी में होता है और वो एडवांस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करना ही होता है। इसी के लिए पूरा तैयारी जरूर होगा। आपने सुना होगा लास्ट मंथ हमने नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च किया। 13,500 करोड़ का सैटेलाइट। 20 इयर्स के पहले हमें वो क्या क्रायोजन इंजन का टेक्नोलॉजी नहीं हुआ था, वही रॉकेट हमने बनाया मार्क 2 JSLV मार्क 2 रॉकेट और हमने NISR लॉन्च किया। पहले बार विश्व में ये पहला सैटेलाइट है, उसका पूरा भूमि का वो नियंत्रण, भूमि का पूरा कार्टोसैट मैपिंग करता है, ओशनोग्राफी करता है और उसका पूरा हम लाभ ये संसार को दे रहे हैं, पूरा देश को, और पूरा 750 बिलियन पीपल को हम वो समर्पण किया है। ये बहुत योगदान है। ऐसा ही हमारा ये इसरो का क्या, इसरो और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ाने का क्या प्रोग्राम है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का वो प्रोग्राम में हमें बहुत खुशी है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ और अब तक 37 इयर्स का सर्विस किया और इसका आगे भी एक ये टास्क फोर्स किया हुआ है और टास्क फोर्स में हमारा योगदान बहुत होगा और हम इंश्योर करेंगे हम किसी से कम नहीं होंगे और स्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी में और क्या वो बदलाव हो रहा है, वो स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री का बदलाव हो रहा है और पूरा लाभ उठाएंगे और आत्मनिर्भरता भारत के आप प्राइम मिनिस्टर ने विजन करा है, उसका पूरा जरूर हम करेंगे। ये हमारा पूरा कॉन्फिडेंस हमें है। बिल्कुल। और देखिए, आप इसमें शामिल, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। और देश जो है हर पहलू पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नल संतपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज ऑपरेशन सिंदूर की भी बड़ी धूम दिखी। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जो है वो भी पीएम मोदी ने अपने भाषण में की। आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर 2 धड़े देश में अक्सर नजर आते हैं? जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आज स्वतंत्रता के पावन दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उन वीरों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने अपने पराक्रम से, अदम्य साहस से मां भारती की दास्ता की जंजीरों को से मुक्त कर दिया। अभी प्रश्न है आपका ऑपरेशन सिंदूर का। ये पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण है। कम समय के अंदर स्टिक आदम निर्भरता के साथ तीनों सेनाओं का इंटीग्रेशन, थल, वायु और जल, पूरे इंडिया को ऐसे मैप कर दिया कोई भी दुश्मन का ड्रोन या कोई मिसाइल हिट ना कर पाए। और हमने पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त दी है और उसको घुटने में ला दिया था और उसने काफी देशों से बैकडोर डिप्लोमेसी से रिक्वेस्ट किया वार को रुकवाने के लिए और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को एक रिक्वेस्ट की और इस वार को रोकना चाहा। भारत के सैनिक और डिफेंस फोर्सेस और पूरा देश इस ऑपरेशन में एकजुट था और हमारी सेना का जो मोराल था वो देशवासियों ने बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का था और देश में पूरा जोश था और पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त थी और एक बहुत बड़ा
लेसन भी दिया है। ये एक बहुत बड़ी विजय है, पूरे देश की विजय है, न केवल सेनाओं की विजय है, पूरे देश की विजय है। प्रत्येक नागरिक ने एक सेनाओं का मनोबल बना के रखा। जी बिल्कुल, देखिए समय समय पर जवाब तो भारत की तरफ से दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर आज पूरा देश जो है वो गर्व कर रहा है। अतुल जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए 79वें साल में प्रवेश कर गए हम स्वतंत्रता के, और इस जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो एक संकेत है अपने हिंदुस्तान के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो विजन रखा है कि अगले 25 साल में किस प्रकार से भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, वो एक बहुत उत्साहवर्धक और आशाजनक ये पहल है। क्योंकि जब एक अच्छा मिशन लेके चलते हैं, पहले सोच आपके दिमाग में उपजती है, उसके बाद आप एक उसको क्रियान्वयन कैसे किया जाए इसका संकल्प लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ये तो पूरा होगा। आपने कहा कि अभी तक के सफर को कैसे देखते हैं, तो देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भारत 200 साल क्या 1000 साल गुलाम रहा, 800 साल मुगलों ने भी शासन किया, यहाँ पर विदेशी आक्रांता थे। 70 साल पहले हमें एक अवसर मिला था कि हम अपने देश को सही रास्ते पर ला सकें, और जो शुरू के कुछ साल थे, कुछ दशक थे, उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। तो वो एक जो अवसर था भारत ने उसको गंवा दिया। लेकिन अब जिस तरीके से भारत चल रहा है, यहाँ पर रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, उन्होंने देखा है सन 62 की लड़ाई भी हमने सुनी है अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, कि किस प्रकार से सेना पूरी मेहनत से वहां पर लड़ी थी पहाड़ों पर, लेकिन उसके पास रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए सामान नहीं था, लड़ने के लिए उसके पास हथियार नहीं थे, उसके पास अपने बचाव के लिए कपड़े नहीं थे। लेकिन अब भारत न केवल आत्मनिर्भर है, जिसको बार बार मोदी जी बोलते हैं, बल्कि सेना के पास पूरा साजो सामान भी है, और हम उसको विदेश में निर्यात भी कर रहे हैं। तो ये जब अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप एक अच्छी मंशा के साथ कोई काम करते हैं, एक विजन के साथ काम करते हैं, तो उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और 10 साल में जिस प्रकार से आपने देखा कि भारत, बार बार प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भारत ना तो सर आंख झुकाकर बात करेगा, ना किसी को आंख करे रहेगा, वो एकदम समानता के लेवल पर लोगों से बात करेगा। और उसी तरीके से उन्होंने इस बात को दिखाया भी है। ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र किया, वो भी बताया है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, और उन्होंने देशवासियों का सहयोग मांगा है, क्योंकि बिना देशवासियों के सहयोग के 140 करोड़ लोगों का जो संकल्प है, अगर वो सब साथ देंगे, सहयोग करेंगे, तभी अकेला प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमें इस बात को देखना होगा कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से लोगों से सहयोग मांगता है, और कैसे लोगों को प्रधानमंत्री का जो एक मिशन है उसके अंदर अपना सहयोग देके भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जो बातें चली गई, बीत गई, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि जो पुरानी गलतियां हैं हम उनसे सीख ले सकें। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंधु जल समझौता जो है अनैतिक था, भारत के खिलाफ था, वो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने उसको ठीक कर दिया। हालांकि ये और 10 साल पहले या 15 साल पहले, 20 साल पहले भी सही हो सकता था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त है, जब भी ये हुआ एक अच्छा कदम है। और हमें पूरे आशा से, एक आशावादी नजरों से इसको देखना चाहिए, और लोगों को सहयोग करके विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करना चाहिए भारतीय, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और देखिए उमेश जी, क्योंकि देखिए आज 5 बड़ी घोषणाएं पीएम मोदी ने की, जिसमें मैं बात करूं हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात करूं, या फिर मिशन सुदर्शन चक्र की बात कर लूं, या फिर मैं पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की बात कर लूं, या जीएसटी सुधार जिसका उन्होंने कहा कि दिवाली पर एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है, और इसी के साथ साथ किसानों और मछुआरों के बारे में भी उन्होंने बड़े ऐलान किए। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं विकसित भारत को बनाने का, और सफल भी हो रहा है, मैं समझता हूँ होगा। कुछ मूलभूत स्थितियाँ होती हैं जो बहुत आवश्यक होती हैं, अगर हम उसमें जाएं तो निश्चित रूप से हमारा पूंजीगत व्यय, हमारा परिवहन संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था, चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हमें कृषि पर भी ध्यान देना होगा, और इसके लिए उच्च तकनीक, सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा अपने कवि जी को। बहुत समय बाद हमको चैनल पर कवि दिखाई पड़े हैं। किसी समय हमारे जो कवि हुआ करते थे, हमारे गायन के लोग हुआ करते थे, वो एक प्रेरणा देते थे। पैतवी शरण गुप्त हुए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए,
और हमारे सोम ठाकुर जी हुए, जिनकी कविताएं हम कभी सुना करते थे कि मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। बहुत अच्छा लगा मुझे इस बार सुनने को मिला कुछ। मैं समझता हूं कि किसी भी देश के विकास में या किसी भी संस्था को, किसी भी पॉलिटिकल संस्था को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके पीछे बहुत अच्छी सोच होनी चाहिए, जो हमारे कवियों के पास रहती थी। बहुत समय बाद ये सुनने को मिला है। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है, मेरे साथ बहुत बुजुर्ग रक्षा विशेषज्ञ राघव जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारी बात को रखा है। एसबी शर्मा साहब, जो कि संचार व्यवस्था और इसरो में हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं। हमारा देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चला है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हम अगर छोटे छोटे उद्योगों की तरफ से चलेंगे, जहां से हमारे बड़े उस पर पहुंचना है, विकास पर पहुंचना है, एमएसएमई हैं, स्टार्टअप्स हैं, उन नीतियों को सरल करना पड़ेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिवाली पर कोई बड़ा तोहफा देंगे, मैं समझता हूं कि अगर जीएसटी को सरल बना दिया जाए, कर प्रणाली को सरल बना दिया जाए, करों की व्यवस्था को ऐसा कर दिया जाए कि व्यक्ति की बचत होने लगे। अगर हम व्यक्ति के पास बचत होगी, निश्चित रूप से वो इन्वेस्ट करते हैं, और पूंजीगत जब व्यय होते हैं तो वहां पर देश के विकास में कोई कमी नहीं आती। लेकिन अगर हमारे पास क्रय शक्ति नहीं होगी, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं जो हमें पीछे की ओर धकेलती हैं। स्टार्टअप्स में नीतियां, उनको ऋण देना इतना सरल नहीं है, वो उस सरलता को लाया जाए। मैं कई चीज़ों पर देख करके विचार कर रहा था, जैसे कर व्यवस्था है, हमारी जीएसटी है, खास तौर से कृषि को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल वहीं से है। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। हम निश्चित रूप से 2047 में एक विकसित भारत के मोड़ पर खड़े होंगे, लेकिन हमें नीचे से इस पे आना पड़ेगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको एक अच्छे पिलर दे करके और खड़ा कर सकें। जी बिल्कुल। देखिए चेतन जी, जैसा कि उमेश जी ने कहा कि 2047 तक विकास के मोड़ पर हम लोग खड़े होंगे और बहुत कुछ पा लिया होगा। लेकिन देखिए बीच बीच में चुनौतियां भी आती हैं। अभी हाल ही में पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, ऑपरेशन अखल भी चला जम्मू कश्मीर में। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चुनौतियां जो हैं वो सामने आती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अच्छे अच्छे लोग नहीं समझा पाते, लेकिन कवि की बातें जो हैं वो सीधे दिल तक जाती हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कविता के माध्यम से तो प्लीज। जी भारती जी, मैं धन्यवाद करता हूं अपने जो हमारे आदरणीय प्रोफेसर सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया। और देश के विकास में युवाओं को आगे आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात की सोच जो सबसे पहले मस्तिष्क में पनपती है और वही आगे बढ़ाती है। अगर हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको अपनी आहूत देनी पड़ेगी इस राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी हम विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण कर पाएंगे। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं और देश के सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि जब विकास की धार बहेगी कश्मीर की घाटी में, हमने कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा। जब विकास की धार बहेगी कश्मीर की घाटी में, विकसित भारत की खुशबू फैलेगी उस परिपाटी में। जब विकास की धार बहेगी कश्मीर की घाटी में, विकसित भारत की खुशबू फैलेगी उस परिपाटी में। राष्ट्रवाद का नशा सभी के सिर पर चढ़कर बोलेगा, भगत सिंह तब पैदा होंगे भारत भर की माटी में, भगत सिंह तब पैदा होंगे भारत भर की माटी में। और तब जब ऐसा होगा तो हमें युवाओं को सिर्फ ऐसा नहीं है कि कवियों का काम केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अगर ये कहा था तो ऐसे ही नहीं कह दिया था, उन्होंने ये महसूस किया था तब ये लिखा था। एक समय था कि जब कवि की कलम सिर्फ श्रृंगार में डूब गई, उन्होंने राष्ट्र जागरण का कार्य नहीं किया, तब कहीं ना कहीं हम गुलामी की दास्तां में, जंजीरों में लगातार कैद होते गए, लगातार गुलामी हमें जकड़ती गई। लेकिन जब कविताओं में लिखा गया, जब कविताओं में आक्रोश लिखा गया, जब कविताओं में राष्ट्रवाद का उन्माद भरा गया, तब जाकर ये देश आजाद हुआ।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि नहीं मिली हम यह आजादी बिना ढाल तलवार के, मुमकिन न था युद्ध जीतना बिना किसी हथियार के। सैनिकों का तो बहुत बड़ा योगदान होता है, मैं सैल्यूट करता हूं सभी सैनिकों को देश के, और कहता हूं कि भारती के आरती का दीप बन गया हूं मैं, भारती के आरती का दीप बन गया हूं मैं, छंद कैसे प्रेयसी के केश के लिखूंगा मैं, अंग अंग में उमंग संग केसरी तरंग, गीत किसी और ना विशेष के लिखूंगा मैं। भारती के आरती का दीप बन गया हूं मैं, छंद कैसे प्रेयसी के केश के लिखूंगा मैं, अंग अंग में उमंग संग केसरी तरंग, गीत किसी और ना विशेष के लिखूंगा मैं। रूप रंग चाल और यौवन में डूबकर, गीत नहीं प्रेम परिवेश के लिखूंगा मैं। कृपा मात भारती की मुझ पर हुई है तो देश के लिखूंगा या महेश के लिखूंगा मैं, देश के लिखूंगा या महेश के लिखूंगा मैं। जब देश का एक सैनिक सीमा पर लड़ रहा होता है जी, अभी हमने सबने देखा किस तरह हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन किया, उसमें सैनिकों का क्या योगदान, उसके देश के उसके घर वालों का क्या योगदान होता है कि भारती के आरती के मैं कहता हूं कि राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है। वहां एक सैनिक जब सीमा पर लड़ रहा होता है तो केवल एक सैनिक नहीं लड़ता है, और क्या क्या उसके साथ होता है कि राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है। वहां नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है और बहनों की राखी का प्यार लड़ता है। वहां बाप की दवाई और बेटी की विदाई संग संगनी का सारा श्रृंगार लड़ता है। वहां सरहद पे सामने तो लड़ते हैं लाडले, पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है। वहां पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है। वहां तो हमें देश के युवाओं को, देश की सेना का हमेशा मनोबल बढ़ाना चाहिए। और आज जो हमारे सैन्य विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने मुझे बड़ी प्रशंसा हुई कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जितना भी जिक्र किया वहां पर देश की सेना के लिए मैं सैल्यूट करता हूं आपको। और इसी तरह हम सब आप मिलकर देश की सेना का मनोबल बढ़ाएं और स्वतंत्रता का यह उत्सव मनाएं, तभी हम 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी समय होगा आगे फिर आपसे जुड़ूंगा, तब तक अनुरोध जी। बिल्कुल, देखिए 2047 की बात चल रही है एसबी सर, और बहुत सारे बदलाव जो है हमने देखे हैं, और खासकर क्या अभी पिछले दिनों जब शुभांशु शुक्ला गए पूरे देश में खुशी की लहर थी। अगर मैं आगे के प्लान्स की बात करूं तो हमारा जो टारगेट है अगला वो क्या होने वाला है? देखिए, चुनौती तो हमें कोई नया काम नहीं है, नया नहीं है। मैं इसरो के बारे में बात करूंगा, इसरो स्पेस के बारे में, क्योंकि मैं बहुत डीप इन्वॉल्व हूँ स्पेस और एरोस्पेस और डिफेंस का एक्टिविटीज में, और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने में और देश को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान आप सब देखा है। और देश बहुत कॉन्फिडेंट और वेरी इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। 1962 से ये इसरो का काम शुरू हुआ है, तब से हमें ये चैलेंजेस आता ही रहा है। वो चैलेंजेस हम फेस करके आ रहे हैं। हमें कोई टेक्नोलॉजी, कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज हमने किसी पे नहीं दिया। हम पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच हमारा टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, बीट रॉकेट टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में आप देखा हुआ तो हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट किया, पूरा आपका ये टीवी, ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल और पूरा नेटवर्क हमारा ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट से चल रहा है, ये पहला। दूसरा है हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किया, पूरा मॉनिटरिंग ऑफ द अर्थ, मॉनिटरिंग ऑफ द ओशन, मॉनिटरिंग ऑफ द सी एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रिसोर्सेस। हमने पूरा एक हमारा सैटेलाइट 1000 किलोमीटर ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलते हैं, उसमें से हो रहा है, ये पूरा योगदान है। और तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट नाविक सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट। हमने तो जीपीएस में डिपेंड हुआ है, परंतु वार टाइम में, सेंसिटिव टाइम में हम जीपीएस मतलब यूज नहीं कर सकते, हमें डिनाई होता है। ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं यूज करेंगे, वो हमें डिनाई कर जाता है, इसी के लिए हमने नाविक सैटेलाइट बनाए। और आपने साइंस सैटेलाइट तो देखा हुआ, चंद्रयान, मंगलयान, सूर्ययान, गगनयान, ऐसा पूरा वो कम में हमने वी आर इन्वॉल्व इन ऑल दैट एंड इट इज अ ग्रेट इंकरेजमेंट फॉर द एंटायर नेशन एंड एंटायर द स्टूडेंट कम्युनिटी। आप देखिए अब तो स्टूडेंट बहुत एस्ट्रोनॉट के ड्रेस पहन के वो वहाँ जा रहे हैं, और उसका वो मोटिवेशन क्या है, वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये हमारा बहुत बड़ा योगदान है, ये देश के लिए बच्चों के मोटिवेशन करना वो बहुत बड़ा योगदान है। और आगे चल के हम 2026 और 2027 में
हमारा गगनयान होगा। गगनयान में 3 एस्ट्रोनॉट 400 किलोमीटर ऑर्बिट तक लेके जाएगा और एक 1 वीक का वो उनका प्रयाण होगा, उसको सेफ हमने वापस लेके आएगा। इसमें पूरा से पूरा तैयारी हम कर रहे हैं। लास्ट 10 to 12 ईयर्स हमने इस पे काम किया और स्पेस का रिकवरी एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हुआ और पैराडाबॉट टेस्ट में सक्सेस हुआ और रॉकेट हमने ये मार्क 3 रॉकेट क्या है उसमें मैन रेटिंग होता है, मैन रेटिंग से 3 गुना उसका सेफ्टी होता है, उसमें हम सक्सेस हुआ है। और हम 3 सैटेलाइट उड़ाएंगे विदाउट विद मैनिक्यूल्स विदाउट ह्यूमंस और 2025-26 में गगनयान होगा और 2035-2040 तक हमारा भारत स्पेस स्टेशन होगा। ये बहुत बड़ा योगदान होगा, भारत स्पेस स्टेशन होगा और उसका पूरा सा पूरा तैयारी हम कर रहे हैं। ये Axiom 4 ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा ही कर देते हैं, हम कुछ भी करने से उसका मतलब होता है। हम Axiom 4 को हमारा सुभाष शुक्ला को Axiom 4 से हमने ISS भेजा, उसमें बहुत मतलब है, उनका एक्सपीरियंस हमें इम्पोर्टेंट है और आगे बढ़ के Axiom 4 हमारे साथ मिलेगा ये BSS बनाने का। ISS 2030 में वो फेज आउट हो जाएगा, उसके 2035 के पहले ही हमारा भारत स्पेस स्टेशन का होने का बहुत योगदान है। इसके आगे बढ़ा के और कम्युनिकेशन सैटेलाइट में हाई टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हाई थ्रूपुट सैटेलाइट बन रहे हैं और सूर्ययान और आगे जाके सूर्ययान का हो गया और समुद्रयान बन रहे हैं, डीप डाउन टू 10 किलोमीटर समुद्रयान होगा और पूरा सा पूरा कार्टोग्राफी, ओशनोग्राफी और आपने सुना होगा NISR, नासा, इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार, पूरा ये भूमि का चेंजेस क्या हो रहा है, भूमि का ऊपर, भूमि का अंदर, पूरा चेंजेस हमने बताएंगे और फार्मर्स को बहुत बड़ा योगदान होगा। उसका पूरा ये क्लाइमेट चेंजेस, अर्थ ऑब्जर्वेशन चेंजेस, सॉइल चेंजेस, मॉइस्चर चेंजेस और उसका और डिपेंडिंग अपॉन द सन इंटेंसिटी और पूरा ये होगा। बिल्कुल, बहुत सारे बदलाव हैं और इन बदलावों की उम्मीद और इंतजार दोनों देश को रहेगा और आज भी जितने बदलाव देश ने किए उस पर गर्व कर रहा है देश। उमेश जी, आप कुछ कहना चाहते थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद संतपाल जी के पास जाऊंगा। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कोशिश ये करता हूं कि हमारी जो कमियां हैं मैं उनको उजागर करूं। हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको मैं समस्या ही कहूंगा, बेरोजगारी की। और युवा वर्ग हमारा जो एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारी जनसंख्या की संरचना में, वो युवा वर्ग हमारा बेरोजगार है। उसको कहीं ना कहीं काम में लगाना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें दान न दे करके इनसे काम लिया जाए। इस जो ये एक बहुत बड़ा वर्ग है, इसको काम में लगाया जाए। और हमारी राजनीति में धर्म के क्षेत्र में इतना युवा वर्ग पहुंच जाता है कि वो सिर्फ धर्म पर जाकर के वहां से हमारी सरकार को इन्हें हटाना होगा और इनको ऐसे रोजगार में, ऐसे कार्यों में लगाना होगा जिससे देश का विकास हो सके। और एक और बहुत बड़ी चीज है कि हमारा कृषि क्षेत्र कम होता जा रहा है, शहरों की तरफ पलायन बहुत तेजी से हो रहा है। एक व्यथा मैं एक 4 लाइनों की कविता के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। हमारे माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी ने एक गजल टाइप में लिखा है, कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। और उन्होंने उसमें एक बंद लिखा था जिसको मैं सुनाना चाहता हूं, जो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। एक गांव में किसान बैठा हुआ था, बहुत उदास सा, उसके चेहरे पे झुर्रियां थी, तो उन्होंने लिखा था कि उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आंखें बता रही थी, हमारे सपने को सच बनाने जिगर का टुकड़ा शहर गया है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल होना ये चाहिए कि जहां पर जो व्यक्ति है, यदि वहीं से वो रोजगार प्राप्त करे और वहीं से अपने आप को आगे बढ़ाए तो हमारे देश का विकास ज्यादा हो सकेगा। और वो विकास, लेकिन सर इसमें एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि अभी देखिए आज ही ऐलान किया PM विकसित भारत रोजगार योजना का, इन सब चीजों का रोल आप कितना देखते हैं? छोटा सा कमेंट। नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इसका रोल नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूं
कि योजनाएं हमारी बहुत अच्छी हैं। योजनाओं को चलाने वालों को ये सोचना पड़ेगा कि हम उस योजना को धरातल तक कैसे ले जा सके और उस धरातल पर इतना सरल बनाएं उन योजनाओं को कि हर व्यक्ति को आसानी से उसका लाभ मिल सके। ठीक जब कभी भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और उसे 4 बार ठोकर लगती है तो वो उसको छोड़ देता है, एक बार की ठोकर को तो बर्दाश्त कर लेता है। तो मेरे ख्याल से व्यवस्था अच्छी है लेकिन सरल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए व्यवस्था अच्छी है लेकिन सरल होनी चाहिए, इस पर विचार जो है वो करना पड़ेगा। संतपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं और सवाल सर मेरा ये है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस की जो थीम रखी गई वो नया भारत रखी गई और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात जो है बार बार करते हैं, न्यूक्लियर बम की धमकियों की बात जो है वो बार बार करते हुए अपने भाषणों में नजर आते हैं। वो कहते भी हैं कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके इतर देखिए हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका वियतनाम से हार कर निकला था और रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है अभी भी यूक्रेन जो है वो डटा हुआ है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अभी नहीं है। तो ये सवाल अतुल जी आपसे मैं करना चाहूंगी। दोहराएंगी भारती? जी हाँ भारती जी अतुल जी। नहीं, क्या आप सवाल दोहराएंगी एक बार? बिल्कुल अतुल जी, देखिए आज जो थीम थी वो नया भारत थी और बार बार न्यूक्लियर बम की बात जो है वो अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं, ये जानना चाहते हैं कि एक देश के लिए न्यूक्लियर बम का होना कितना जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि देखिए हम तो इतिहास को भी देख चुके हैं, वियतनाम से अमेरिका हार कर निकला था और देखिए हम तो अभी भी देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और यूक्रेन जो है वो लगातार डटा हुआ है। भारती देखिए, परमाणु हथियारों का कैसे विनाश हो सकता है, क्या परमाणु हथियार किस प्रकार से विनाश कर सकते हैं, ये विश्व एक बार देख चुका है और कोई भी देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये बात भी तय है। जैसे आपने कहा दूसरे बड़े बड़े देश भी हारे लेकिन परमाणु हथियारों का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और भारत के साथ विडंबना ये रही कि जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं वो डराती रही हैं कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, पाकिस्तान से। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, जब हम छोटे छोटे थे काफी साल पहले हम सुनते थे भारत में कोई आतंकी घटना होती थी तो हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो ये बोलते थे विदेशी शक्तियों का हाथ है। कोई खुलकर पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं करता था कि पाकिस्तान ने हमला किया है। लेकिन अब ये बात बिल्कुल साफ है और घर में घुसकर मारने वाला हिंदुस्तान बन गया है कि कोई हमें अगर छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और जिस प्रकार से अभी हमारे साथी भी बता रहे थे, रोजगार की समस्या है, कई चुनौतियां हैं। देखिए चुनौतियां तो आती रहेंगी और चुनौतियों का किस प्रकार से सामना करना है ये देखना है, कितनी इच्छा शक्ति है चुनौतियों का सामना करने के लिए। प्रधानमंत्री जो स्किल इंडिया की बात करते हैं, रोजगार की जो बात करते हैं, तो रोजगार की जगह स्वरोजगार की बात करते हैं कि पलायन की बात अभी हमारे साथी कर रहे थे। तो लोगों को ये देखना है, जो हमारे देश के युवा हैं, कि हम किस प्रकार से अपनी प्रतिभाओं का इस्तेमाल अपने क्षेत्रों में कर सकते हैं, कैसे जो परंपरागत काम धंधे हैं, रोजगार हैं, उनको अपनाया जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी साहब कह चुके हैं कि आप रोजगार मांगने वाले नहीं, नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। तो इस प्रकार की चीजें देखनी होंगी और जब अच्छी बातें अच्छी मंशा के साथ की जाती हैं, अच्छी इच्छा शक्ति के साथ की जाती हैं, तो ये सारी चीजें फलीभूत भी होती हैं और भारत किसी से नहीं डरेगा। परमाणु बम का जिक्र भी इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा। और जिस प्रकार से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड, मैं बोल रहा हूं पता नहीं वहां पर परमाणु हथियार थे या नहीं थे, या नूरबेस एयर जो उनका परमाणु ठिकाना था वो था, या जहां पर अमेरिका के परमाणु बम रखे थे, हमें इतना नहीं मालूम। रक्षा विशेषज्ञ हैं, डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, वो बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन भारत ने घर में घुसकर मारा है, बिना किसी से डरे, बिना किसी प्रकार की चिंता करे। अगर उनके पास परमाणु हथियार थे तो वो वहीं रखे रह गए, या उनके सर पे आप कभी जब जैसे आत्मघाती दस्ते होते हैं ना, खुद बम लेकर चलते हैं, तो आपको पहले अपने ऊपर खतरा होता है। तो पाकिस्तान को अपने लिए खतरा हो गया था कि उनको खुद की, उनकी आवाम को नुकसान हो सकता है। तो भारत ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो निश्चित तौर पर भारत को आगे लेकर जाएगी। और हम बड़े उत्साहित हैं इन सब बातों को लेकर, बड़े सकारात्मक तरीके से हम लोग इस बातों को सोचते हैं भारतीय। और बिल्कुल आज तो पूरा देश उत्साहित है सर। और आप देखिए चर्चा को खत्म करने का समय जो है वो धीरे धीरे आ गया है, लास्ट है, इसलिए चेतन जी आपसे शुरुआत की थी और मैं चाहूंगी कि खत्म भी आपसे ही करें। और देखिए जब हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं, 200 वर्षों की जो बेड़ियां थी वो याद आती हैं,
शहीदों की कुर्बानी याद आती है, क्या कहेंगे आप? जी भारती जी, मैं कहता हूं कि देखो, कवि को सकारात्मकता लिखनी चाहिए, कमियां भी बतानी चाहिए, लेकिन साथ में कवि को समाधान भी लिखना चाहिए, क्योंकि जो विकसित भारत का विजन है वो तभी पूरा होगा जब हम आप सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ चलेंगे। जो कमियां हैं उनको भी बताएंगे, लेकिन जो अच्छाइयां हैं उनको भी परोसे सामने बताएं। तब मैं कहता हूं कि पतन हुआ है बहुत, तुम उत्थान कुछ लिखो। कवि और पत्रकार युग के पहरुए होते हैं। पतन हुआ है बहुत, तुम उत्थान कुछ लिखो, दिलों को दे सुकून ऐसा गान तुम लिखो। पतन हुआ है बहुत, तुम उत्थान कुछ लिखो, दिलों को दे सुकून ऐसा गान कुछ लिखो। अब बताना ही समस्याएं बड़ी बात नहीं है, बड़ी है बात ये कि समाधान कुछ लिखो। बड़ी है बात ये कि समाधान कुछ लिखो। और मैं देखता हूं कि आज के देश के जो हमारे युवा हैं, मेरे युवा साथी हैं, छोटी छोटी समस्याओं से विचलित होकर गलत रास्तों पर चले जाते हैं। देखता हूं IIT, IIM के बच्चे, एम्स के बच्चे परेशान होकर अवसाद में चले जाते हैं। तब मैं एक गीत इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, एक सकारात्मकता का गीत है भारती जी, वो पहुंचा रहा हूं अपने दर्शकों तक, और इसी के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ाता हूं फिर। कि उलझनों से तंगे आकर सांस खोना मत कभी, उलझनों से तंगे आकर सांस खोना मत कभी। जिंदगी है एक समंदर, आस खोना मत कभी। और ऐसा क्यों कि कौन है जिसने जहां में हर घड़ी उत्कर्ष पाया। कौन है जीवन में जिसके ना कभी संघर्ष आया। मेरे देश के युवाओं, कि ठोकरों से लूकी तुम, ठोकरों से लूकी तुम, मधुमास खोना मत कभी। जिंदगी है एक समंदर, आश खोना मत कभी। कौन है जिसकी हुकूमत एक सी हरदम चली हो। कौन है जिसको खुशी त्रैलोक्य की सारी मिली हो। स्वाति की बूंदें गिरेंगी, स्वाति की बूंदें गिरेंगी, प्यास खोना मत कभी। जिंदगी है एक समंदर, आश खोना मत कभी। आपको बहुत खूब सर, बहुत खूब। और समय इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज देश जो है वो अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। एक बार फिर से नेटवर्क 10 की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।